the Congress, Mr. Hanuman Pawar. Do you remember it is Mr. Hanuman Pawar who brought that बिल्कुल insurance scam to light? यस यस Hanuman Pawar साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार राम राम। नमस्कार सर, राम राम, जय सिया राम. आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप गणपति जाने वाले हैं, आनंद चतुर्दशी कल है. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणपति की. सर, आप पहले शख्स थे जिसने इस शो में आकर के कहा था प्रदीप जी के सवाल पर, बिल्कुल सर, कि पीक इंश्योरेंस किस प्रकार इतना बड़ा स्कैम है. सर, उसमें कोई सुधार हुआ कि नहीं, कि अभी वैसे ही चल रहा है? नहीं, उसमें लगातार 7 साल से हम देख रहे हैं. मैं तो जहां जहां मुझे मौका मिलता है, जहां जहां मुझे स्टेज मिलता है, वहां पे मैं ये बात रखता हूँ, लिखता भी हूँ. लेकिन हमारे भारत के बहुत बड़े जर्नलिस्ट एडिटर पी साईनाथ साहब इसके ऊपर हर जगह बात रखते हैं. किताब लिखी है उन्होंने, उनके रिपोर्ट है, उनका जो पोर्टल है. Everybody loves a good famine by P. Sainath. He used to write for Blitz, very old friend of ours. Yes, he was also in the SFI long time ago. Yes. महाराष्ट्र के ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्टडी करने के लिए वो मराठवाड़ा में हर तालुका में, हर जिला में वो घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं. मेरे एरिया में भी वो आए थे, तेलंगाना में भी वो गए थे, कर्नाटक का कुछ हिस्सा था. तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये राफेल से भी बड़ा स्कैम है ये वो 2016-17 से बता रहे हैं. जब राहुल जी ने राफेल का स्कैम निकाला था, संसद में बात की थी, चुनाव में 2019 के चुनाव में वो सबसे बड़ा मुद्दा था. तभी भी पी साईनाथ साहब भी कहते थे, और बहुत सारे मेरे पार्टी के भी जो जड़ों से जुड़े हुए, ग्रास रूट से जुड़े हुए एमएलए है, कुछ जिलाध्यक्ष है, पार्टी कार्यकर्ता है, हम सब बोलते आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस स्कीम में है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है. 50% इसका बीमा का हफ्ता सेंट्रल गवर्नमेंट भरता है, सीधा कंपनियों को देता है. 40% स्टेट गवर्नमेंट देती थी और 10% का किसान हम लोग भरते थे. इस साल से ये शिंदे, फडणवीस, पवार, अजित पवार की जो सरकार आई है, तीनों ने 1 रुपए में बीमा ऐसा करके किसानों को भूल भुलैया में डाल दिया. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सीधा जा रहा है. अंबानी साहब की इंश्योरेंस कंपनी है, एचडीएफसी की इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी इंश्योरेंस कंपनी है, 4-5 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बड़े खिलाड़ी है उसमें, उनके जेब में सीधा जा रहा है. अब मराठवाड़ा में अकाल की सिचुएशन थी, 25% तो अग्रिम पैसा उनको देना ही देना था. उन्होंने उस एग्रीमेंट पे साइन किया था कंपनियों ने कि 21 दिन अगर बारिश नहीं गिरती तो 22 दिन 23 दिन में किसान के अकाउंट पे 25% रकम जो मुआवजा है, उसका नुकसान भरपाई मराठी में कहते हैं, वो देना उनको देना ही था. लेकिन नहीं दिया गया. 21 जिले में बारिश नहीं हुई थी, 6-7 जिलों में देने की घोषणा कर दी, लेकिन अब तक भी वो नहीं आया पैसा. राइट. पवार साहब, एक बहुत बड़ा इशू है कि आपने जो अडानी वाले इशू आपने कहा अभी उठा दिया, बिकॉज ये आपका कोर इशू है. अडानी कोर इशू है. राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया था और उनको बहुत भुगतना भी पड़ा, सजा भुगतना पड़ा. अडानी जेपीसी के मांग किए थे और पूरे कोर इशू, कांग्रेस का कोर इशू है ये. और दूसरा कोर इशू है ये जो अभी जो सनातन धर्म वाले हैं, जो तो पहले इस कोर इशू, अभी कोर इशू जब इंडिया अलायंस का है, तो वहीं पर आप देखो शरद पवार जी जाके अडानी जी के फंक्शन में रिबन काटता है, उनसे गले मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं. तो ये क्या धर्मा नहीं है? एक अलायंस का धर्मा जो धर्म होता है उसको क्या बिगड़ने रहे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर इश्यू है आपका, ये कोर इश्यू मैं बोल रहा हूं. और दूसरा है वो सनातन धर्म वाले इश्यू. तो ये छोड़ के तो आप इसको छोड़ के आप चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल होगा. तो दोनों इश्यूज को कैसे मैनेज करेंगे आप, और दोनों इश्यू को मैनेज करके 2024 तक ये इंडिया अलायंस कैसे एक साथ रहेगा, एक यूनाइटेड फोर्स बीजेपी को टक्कर देने के लिए? पवार साहब, वो इंडिया अलायंस का एक अहम हिस्सा है शरद पवार साहब, और तमिलनाडु से जो स्टालिन साहब के बेटे हैं, जो खुद वहां मिनिस्टर है. ये दोनों पार्टियां, दोनों बड़े लीडर है, बड़ी
अच्छी सोच रखने वाले रीजनल पार्टी आए दोनों, तो उनके ऊपर राहुल जी बात करेंगे। लेकिन आपने जो पूछा है कि अडानी का मुद्दा, अडानी का स्कैम, अडानी जो देश को दिन ब दिन लूटते जा रहे हैं, इस गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियां अडानी ग्रुप को फायदे में लाने के लिए ही रची जा रही है, सामने लाई जा रही है। हर दिन ऐसा है कि हिंदुस्तान का जो गरीब है वो ज्यादा से ज्यादा गरीब बनता जा रहा है, और उसी वक्त में अडानी साहब का जो मुनाफा है वो बढ़ता दिख रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान भी देख रहा है। तो मेरी पार्टी की और मेरे लीडर राहुल जी की लाइन क्लियर है कि इस देश की सरकार कोई एक उद्योगपति चलाए, ये हम नहीं सही कर सकते। इस देश की पॉलिसियां, यहाँ का जो आम आदमी है, जो सबसे निचला किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, उसको हित में रखने के लिए ही सरकार ने काम करना चाहिए, ना कि किसी एक उद्योगपति के लिए। तो हम ये संसद में हो या रास्ते पे हो या भारत जोड़ो में भी हमने देखा है, छोटी छोटी जनसभाएं हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह हम अडानी साहब के लिए मोदी जी काम करते हैं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, सब पॉलिसी अडानी ग्रुप को फायदे में लाने के लिए लाई जाती है। ये हम लोगों में लेके जाएंगे ही जाएंगे। इंडिया अलायंस जाएगा नहीं जाएगा मैं नहीं बोल सकता, मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता नहीं हूं, उनका स्पोक पर्सन नहीं हूं, मैं मेरी कांग्रेस पार्टी का स्पोक पर्सन हूं। तो कांग्रेस पार्टी अडानी ग्रुप के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने ही लड़ने जा रही है। यहाँ पर एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, हनुमंत पवार साहब। बात सनातन धर्म पे बोलिए। जी 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 बोलिए, सनातन धर्म पे पहले बता दें जी। ये तो तय है कि जिस सनातन धर्म की बात बीजेपी वाले करते हैं, आरएसएस वाले करते हैं, वो सनातन धर्म, और मेरे जैसा देहाती मजदूर का बेटा हो, छोटा किसान का बेटा हो, हम सनातन धर्म को नहीं मानते, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। हमारे जो संत है, यहाँ की जो भक्ति परंपरा है, उन्होंने हमें सनातन धर्म में क्या क्या प्रॉब्लम थे ये हमें गिन के चुन के बताए। हमारे तुकाराम महाराज हो, हमारे संत ज्ञानेश्वर जी हो, हम सब जो संत है यहाँ के भक्ति परंपरा के, जो मध्ययुगीन हिस्ट्री के अहम हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने हमें अच्छी तरह से हमारा हिंदू धर्म जो सबको साथ लेके चलने वाला है, किसी का भी हेट हमें नहीं करने को सिखाता है, हर एक को अपने गले से लगाता है। हमारे साने गुरुजी ने बताया है, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अल्पावे, सबको प्यार करने वाला, सबको एक समान समझने वाला, हर किसी को छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दलित, स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा कुछ भी ना देखते हुए सबको गले लगाने वाला हमारा हिंदू धर्म, हमारे साधु संतों ने हमें बताया है। उसी धर्म के हम अनुयायी है, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू है। लेकिन जिन्होंने तुकाराम महाराज को परेशानी में डाल दिया, जिन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को परेशानी में डाल दिया, महिलाओं को शिक्षा देने वाले महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को जिन्होंने परेशानी में डाल दिया, जिन्होंने विरोध किया पुरजोर से, जिन्होंने विधवा, आज बंगाल के हमारे राजा राममोहन राय जी की जयंती है, जिन्होंने राजा राममोहन राय को बाइकॉट करने की बात की थी, हमारे आगरकर हो, महाराष्ट्र के कर्वे हो, महिला शिक्षण की बुनियाद रखने वाले, महात्मा फुले हो, संत ज्ञानेश्वर तुकोबा हो, बसवेश्वर जी हो, हमारे इन सबको जिन लोगों ने परेशानी में डाला है, जिन्होंने विरोध किया है, बाबा साहब आंबेडकर को मंदिर में जाने से जिन्होंने नासिक में रोका है, वो सनातन धर्म के चाहने वाले लोग हैं। तो इनसे तो हमारा झगड़ा चलता है। हम बाबा साहब आंबेडकर को मानने वाले हैं, हम संत ज्ञानेश्वर तुकोबा को मानने वाले हैं, साने गुरुजी को मानने वाले हैं, आगरकर महर्षि कर्वे को मानने वाले हैं। तो हमारा हिंदू धर्म महिलाओं को आगे लेके जाने की शिक्षा देता है हमें। हमारा हिंदू धर्म अस्पृश्यता निवारण की बात कहता है। हमारा हिंदू धर्म धर्म के नाम पे किसी के तो ऊपर आप लिंचिंग करो, मॉब लिंचिंग करो, उसका किसने क्या खाना, कौन सा वस्त्र पहनना, ये हमारा हिंदू धर्म कहता नहीं। हमारे तुकोबा ने हमें मध्ययुगीन भारत में अच्छी तरह से समझाया है, कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे, किसी का भी आप द्वेष मत कीजिए, यही हमारा हिंदू धर्म है। तो उसके बाजू में मेरी कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी। राइट हनुमंत पवार साहब, दूसरी चीज, आज तक रमेश बिधूरी साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। उन्होंने पार्लियामेंट में, और यहां पर मैं जरा पूरा सवाल सुन ले, जब भी मैं ये सवाल पूछता हूं कि भैया ये तो हेट स्पीच है, लोग बोलते हैं कि स्टालिन जूनियर ने ये सब कहा, वो हेट स्पीच नहीं है। अरे भाई, स्टालिन जूनियर ने सनातन धर्म के बारे में जो कुछ भी कहा
वो बाहर पब्लिक रैली में कहा, जिसके ऊपर किसी ने एफआईआर भी दर्ज किया है, उसके ऊपर कोर्ट का नोटिस भी इशू हुआ है। रमेश बिधूरी साहब ने पार्लियामेंट में, संसद के पटल पर इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया मुसलमानों के बारे में, और आज तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। तो उसके बारे में अब कांग्रेस क्या करने वाली है, वो जरा बताएं। ये जो रमेश बिधूरी बोल के दिल्ली का जो सांसद है, जो दक्षिण दिल्ली का, साउथ दिल्ली का, यस, रमेश बिधूरी, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारी नेताओं को, अपने लोक प्रतिनिधियों को जो सिखाती है शिविर में, वही उसने बोला है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता इतना ही द्वेष से भरा हुआ है। वो नफरत करते हैं यहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी से, वो नफरत करते हैं यहाँ के मुसलमानों से, वो नफरत करते हैं यहाँ से आदिवासियों से, वो नफरत करते हैं यहाँ के छोटे किसानों से, महिलाओं से। ये कुछ हमारे लिए बिल्कुल नई बात नहीं है। हम हर दिन दहाड़े, हर रोज हम भारतीय जनता पार्टी का जो ये जो हेट पॉलिटिक्स है, इनका जो ये द्वेषपूर्ण बर्ताव है, इससे हम वाकिफ है। बिधूरी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो बीजेपी वाले स्टेज से नहीं कहते। बिधूरी ने संसद में कहा, इसलिए हम इतना बवाल मचा रहे। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जो अपने भाषण में कहता है कि पहराव से दंगाई पहचाने जाते हैं, ये कितना बड़ा हेट था। प्रधानमंत्री खुद ये कहता है, प्राइम मिनिस्टर खुद ये कहता है। यहाँ के जो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं, उनका अल्पसंख्यकों के बारे में ये जो रवैया है वो बिल्कुल ही नया नहीं है। अब आते हैं हम संसद में, बिधूरी ने ये कहा, मुझे इतना बुरा लगा। बिधूरी साहब को जो सजा देनी चाहिए, एक लोकतंत्र में हम रहते हैं, एक लोकतंत्र में हर एक जाति धर्म का हमें आदर सम्मान करना चाहिए। वो जो अंदर अपने उनके सामने जो बैठे थे, वो जो दानिश अली साहब थे, वो 3, 3.5, 4 लाख वोट लेके अंदर बैठे हैं। वो संसद में बहुत गिने चुने ऐसे सांसद हैं जो 100% वहां उपस्थिति रखते हैं, वहां प्रेजेंस रखते हैं, उनमें से वो एक है। अच्छा आदमी, अच्छा भाषण करते हैं वो। उनके ऊपर ऐसा जब बोला जा रहा था, तब इस देश के कभी कभार विधि मंत्री, न्याय मंत्री, जुडिशियरी मंत्री, विधि मंत्री रह चुके हैं, वो प्रसाद साहब, क्या नाम उनका, रविशंकर प्रसाद साहब हंस रहे थे। उनके रहने बाजू में बैठे हुए हमारे दिल्ली के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे, वो हंस रहे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये मेरे लिए बहुत डरावना और दुख भरा एहसास था कि ये टीवी पे हम देख रहे थे। अगर किसी आदमी को आप उसके जाति धर्म पे इतना बुरा बोलते हो, जो बोलने में मुझे इस स्टेज पे अभी बाहर बैठा हूं मैं, मुझे अभी भी शर्म आती है, मैं नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का सीनियर सांसद करता है, ना पार्टी का अध्यक्ष कुछ जवाब देता है, ना प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर कुछ बोलते हैं, ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और मैं इस स्टेज से हमारे जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है बिरला साहब, उनकी जो सदसद विवेक बुद्धि है, उनका जो आत्मा है, उनको मैं आह्वान करता हूं कि आप पार्टी पॉलिटिक्स में मत गिरिए। आप वो बिधूरी साहब कौन से पार्टी से, वो दानिश अली साहब कौन सी पार्टी से, ये मत देखिए। हो सकता है कि आपको बीजेपी की वजह से वहां बैठना पड़ा है, बीजेपी को आप मानते हो, आरएसएस के संस्कार आपके ऊपर हो, लेकिन इसी लोकसभा ने इतने बड़े, इतने अच्छे और इतने ऊंचे कद के, अपने ऊंची सोच के लोग वहां बैठे हुए हैं। वो जो हिस्ट्री है उसको ओम बिरला साहब ने भूलना नहीं है। राहुल जी ने कहा तो जाके अंदर सभा में कुछ तो बोला था, तो उनका घर निकाला गया, उनको संसद से बाहर किया गया, उनको बोलने पे पाबंदी लगाई गई। और बिधूरी साहब अभी भी खुलेआम घूम रहे, हेट स्पीच कर रहे हैं। और उससे आगे जाके पूरा बीजेपी ने एक मोर्चा निकाला है कि वो दानिश अली कितने बुरे हैं, उनके ही वक्तव्य कितने बुरे हैं, लगाने में वो पूरी ताकत लगा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, आदिवासियों के, क्रिश्चियनों के खिलाफ है ही है। तो पवार साहब, एक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मोदी साहब का कहना है कि दिस इज अ लैंडमार्क, एक रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एकदम एक क्वांटम जंप लेने वाले एक ऐतिहासिक बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
बोले कि हमने हमेशा प्रैक्टिस किया है, और जो मोदी साहब बोलते कि उनको भगवान ने वो शक्ति प्रदान किया है कि हर पवित्र काम उनके हाथ से होता है। बाकी लोग सिर्फ बोलते हैं मगर मोदी साहब करके दिखाते हैं। बोले आप लोग के दिल में थे मगर आपने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया मोदी साहब। तो ये कहते हुए, अच्छा स्टेप कहते हुए, उन्होंने कांग्रेस को डिस्क्राइब किया। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल्स आर रनिंग कांग्रेस, अर्बन नक्सल्स कांग्रेस को चला रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी किसान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, पुलिस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है, फोटो अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेस के लीडर्स के दिल में इनके लिए कुछ जगह नहीं है, इनके लिए कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने। तो सर ये कैसे, क्या सब ऐतिहासिक कदम सिर्फ मोदी साहब लेते हैं और आप लोग सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज करते हैं? पवार साहब, मेरे घर में मुझे एक टेबल की जरूरत थी, तो मैंने कल एक दुकानदार को जाके टेबल बनवाने के लिए पैसे दिए। अब टेबल वाला बोलता है कि साहब आप 2029 में आइए। मैं बोला ऐसा क्यों, मुझे तो कल चाहिए टेबल, मैंने पैसे दे दिए, टेबल कल चाहिए मुझे। तो बोलता नहीं 2029 या 30 में आप आइए। मैं बोला ऐसा क्यों? तो वो कहने लगा मुझे कि आपने जो मुझे पैसे दिए थे टेबल बनाने के लिए, तो उस पैसे से मैंने एक पौधा लाया है पेड़ का, वो मैंने अभी लगाया है, तो फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर 2029 में उसकी लकड़ी अच्छी बनेगी, तो आप आइए मैं आपको बना के देता हूं। मैंने ना कब कहा, मैंने तो आपके ऑर्डर ले लिए, मैं तो आपको टेबल देने वाला हूं। मैंने एडवर्टाइज भी की कि आपको मैं टेबल बेचने वाला हूं, मैंने इवेंट भी किया कि आप मेरे दुकान पे आए हो, लेकिन आपको टेबल मिलेगा 2029 को। तो इससे ज्यादा मोदी साहब के बारे में, मैं इस बिल के बारे में मोदी साहब का जो रवैया है वो ऐसा ही। अब देखो 33% रिजर्वेशन जब लाया था, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे, सेंटर में राजीव गांधी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने 72-73 संविधान का जो दुरुस्ती थे, घटना दुरुस्ती है, उसके जरिए हमने 33% रिजर्वेशन लाया। उसके बाद 50% महिला रिजर्वेशन, 50% वुमेन रिजर्वेशन महाराष्ट्र का जो स्थानीय इकाई है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, इन्होंने अपने 50% महिलाओं को आरक्षण दे चुका है। अभी आप अगर गिनती करोगे तो महाराष्ट्र में हमने पारित किया था, हम सत्ता में थे, हम जब लोकसभा में लाए थे तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो विरोध करती थी। अभी लाया है, हम आपके साथ में है, पूरे हमारा सब आपके लिए जो सहयोग लोकसभा में चाहिए, कांग्रेस ने किसी भी हित की चाहत के सिवा दिया है। लेकिन हमारी दो ही मांगे, एक आपने बिल लाया है, आप जाहिरात कर रहे हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अपनी खुद की पीठ आप थपथपा रहे हो, तो आने वाले चुनाव से ही वो लागू कीजिए। 33% रिजर्वेशन लोकसभा इलेक्शन में आने वाले 2024 के आप लगाइए। जो विधानसभा के चुनाव अब राजस्थान में होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में होने वाला है, वहां आप 33% वुमेन्स रिजर्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, हम आपके साथ में है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि SC ST के वुमेन्स के लिए जो रिजर्वेशन है, वुमेन रिजर्वेशन के अंदर, वहां OBC महिलाओं के लिए ही रिजर्वेशन चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में 50% स्थानिक इकाइयों में जो रिजर्वेशन है, उसमें SC महिला, ST महिला और OBC महिला के लिए भी रिजर्वेशन है। तो हमने कर दिखाया है, हम काम करने वाले लोग हैं। मोदी जी का काम कम बातें ज्यादा, यही चालू है 9 साल में, उसका एक एग्जांपल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के जरिए हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हनुमंत पवार साहब ये बताएं कि इसमें बीजेपी का फायदा क्या है, ये बताएं। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे, जो मुझे आपकी बातों से लग रहा है, अगर ये बिल पास करके अगर वो इसको लागू नहीं करना चाह रहे, तो उसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये तो बताएं। बिल्कुल, ये मैं भूल गया, मैं पहले ही इससे ही शुरुआत करनी थी। देखो, हाथरस में जो बलात्कार हुआ महिलाओं के ऊपर, गुजरात में जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्होंने छोड़ दिया, हमारे दिल्ली में जो खिलाड़ी थी, हमारी लड़कियां थी, रेसलर्स थी, ओलंपिक मेडल विजेती लड़कियां थी हमारी, उनके ऊपर जो जाति इन्होंने की, उन लड़कियों के ऊपर जो बलात्कारी इनके पार्टी में बैठा है, वो इनके कांधे से कांधा मिला के संसद में बैठता है। और मणिपुर में जो आदिवासी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मणिपुर हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, या यहाँ की जो हमारी गुजरात की बिल्किस बानो हो,
हर जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, मिनिस्टर रह चुके लोग महिलाओं के खिलाफ एट्रोसिटी करते हुए दिख रहे हैं। और महंगाई के बारे में यहाँ की जो महिला है वो सबसे ज्यादा आहत हो चुकी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की इमेज महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। उससे बाहर निकलने की जो इनकी कोशिश है, उस कोशिश का एक भाग ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, जो सफल नहीं होने वाला। पवार साहब, मोदी जी का कहना है, आज बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन है कि प्रधान सेवक ने जितने बिजनेस एनवायरनमेंट इस देश में बढ़ाने का काम किया है, छोटे छोटे उद्योग करने वाले को लोन देकर उनको बिजनेस, फिर विश्वकर्मा योजना है, अलग अलग ऐसे ओबीसी योजना को लेके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ऊपर। तो आज उनका कहना है कि 20 लाख करोड़ मोदी साहब ने, प्रधान सेवक ने बांटा है लोगों को बिजनेस करने के लिए। बिजनेस लोन के माध्यम से जो गरीब क्षेत्र से आता है, ओबीसी समाज से आता है, पिछड़े विश्वकर्मा समाज से आता है, 8 करोड़ लोगों को बांटा है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। तो क्या ये काम नहीं है जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि हम लोग छोटे छोटे उद्योग को ऊपर उठाने के लिए प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध है? आप इसको कैसे, बिकॉज आप रूरल एरिया से आते हो, किसान, फार्मर्स, खेत लोगों के बीच में बैठे हो, आप ये सब हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या ये सब स्कीम पहुंचे हैं लोग तक और लोग इसका उपयोग कर रहे हैं? पवार साहब, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी राज्य का स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज बीजेपी सत्ता में है, कल हम थे, कल और कोई रहेंगे, लेकिन जब कोई सरकार इस देश में इस्टेब्लिश होती है और वो अपना जो 5 साल का, मोदी साहब को दूसरी टर्म है, 10 साल होते आ रहे, ये जो वक्त है इसके अंदर कुछ ना कुछ काम हर एक सरकार करती है, चालू रहता है उनका, लेकिन वो काम हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा अगर आप बताते हो तो पिछली सरकारें जब थी तब क्या किसानों को लोन नहीं मिलता था? पिछली सरकारें जब थी तो जो छोटे छोटे उद्योगपति है, व्यापारी है, छोटा कुछ कारोबार शुरू करने वाले लोग हैं, स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, उनको कुछ हिसाब नहीं मिलता था। जहां जहां मोदी साहब जाते हैं वहां वहां जो गवर्नमेंट की चलती हुई जो योजना है, जो रन होती रहती है। अब देखो, मनरेगा जो थी तो हमारी सरकार में भी रन होती थी, इस सरकार में भी रन होती है। अगर हम गिनने बैठे कि मेरी सरकार में इतने लोगों को रोजगार मिला है, यही आप बता रहे हो, तो 9 साल में ऐसी कौन सी उपलब्धि है, 9 साल में ऐसा कौन सा बड़ा तीर मोदी साहब आपने मारा है कि यहाँ का किसान खुश है, व्यापारी खुश है, छोटा उद्योगपति, छोटा कारोबारी खुश है? बिल्कुल नहीं है। उल्टा जो चलते आ रहा था उसमें इन्होंने बाधाएं डाली। पहली बाधाएं डाली इन्होंने नोटबंदी करके, दूसरी बाधा डाली इन्होंने गलत जीएसटी लगा के। अब जीएसटी में 213 बार जीएसटी में है इन्हें बदलाव करना पड़ रहा है। 201 कोई तो धोरण हम लाते हैं, एक बिल लाते हैं, कोई तो एक रूल लाते हैं हम नया, और उसमें 3-4 साल में ही 213 बार अगर हमें सुझाव लेके दुरुस्तियां करनी पड़ती है, उसमें अगर हमें चेंज करना पड़ता है, तो मोदी साहब का प्रशासन पे, गवर्नमेंट पे और अपनी खुद की पॉलिसी पे कितना हाथ है ये हमें समझ में आता है। मैं ये इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का मराठी पेपर है लोक सत्ता, आपको पता है, उसका कल का ही एडिटोरियल है। उसमें बताया है की भारतीयांच्या बचतीचे गेल्या वर्षीचे प्रमाण 5 दशकातील नीचांकी आहे। पिछले 5 डिकेड में सबसे कम सेविंग अगर कब है तो पिछले साल है। आपल्या सर, इकोनॉमी हैज चेंज्ड, हनुमंत पवार साहब जी, लोगों का काम करने का तरीका बदल गया है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और जहां तक जीएसटी का सवाल है, नोटबंदी का सवाल है, इसके ऊपर बहुत लंबा ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा सर। उसके ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। फिलहाल आपने जो इंश्योरेंस के बारे में बताया, आपने जो गांव की जो इस वक्त स्थिति है उसके बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, मिस्टर हनुमंत पवार। ऑलवेज ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आपसे बात करके रूरल इंडिया में क्या चल रहा है बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिल जाए। That's right, because he travels from village to village. That's fantastic. Wonderful. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now, I tell you what, you know everything is true. The fact is, India is such a big country.
At the end of the day, you got 142 crore people, now going on 143. Irrespective of whatever you do, there will be about 40-30 crore people who will be very unhappy. Exactly. And that looks like a huge number. It Bilkul. isn't actually. So you can't really say, I am very happy with the way Modi's worked. Very frankly speaking, we have failed on so many fronts, but we have succeeded on so many fronts. And to talk a bit more about that, we have Ms. Aarti Sathe.